हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग झारखंड पुलिस 2024 के लिए पेपर 2 का हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन से एक प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। सेट नंबर 3 ऑलरेडी 2 टेस्ट हो चुका है। साथ ही झारखंड पुलिस के लिए और भी बहुत सारा जीके जीएस हो गया और हिंदी व्याकरण और हिंदी का क्लास बहुत सारा अपलोड किया जा चुका है, जिनका वीडियो प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा। ओके, तो हम लोग आज करेंगे शिवांगन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ठीक है, झारखंड पुलिस के लिए। ओके, जिसमें हम लोग देखेंगे हिंदी का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे और साथ में जीके जीएस देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। मैं आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग का भी ये बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, लोगों को जोड़िए। ओके, बहुत ही अच्छा सेट है। इसमें पूरा सिलेबस को मेंटेन किया गया है, कवर किया गया है। शुरुआत करते हैं हम लोग सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। एकदम यही सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो कवि शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। संज्ञा का 5 भेद, उसमें से एक भेद जातिवाचक, और कवि जो होगा वह जातिवाचक का ही एक उदाहरण है, क्योंकि कवि से हम लोगों को कोई एक कवि का बोध नहीं होता है। संसार के जितने भी कवि हैं सभी का बोध हो रहा है ना, एक मतलब जाति वर्ग का बोध हो रहा है। तो जहाँ पे जाति का बोध हो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और यही सब प्रश्न आपको एकदम हूबहू एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम में झारखंड पुलिस में आप एक सीट अपना पक्का कर ले, आप चाहते हैं, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। जो भी बता रहे हैं सब कुछ नोट डाउन करते जाइए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, जो ऑप्शन 4 दिया हुआ है उसमें से। तो 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारस। ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। ओके, नेक्स्ट, पंखा का बहुवचन होगा। पंखा का आपसे पूछा जा रहा है बहुवचन, तो इसको कीजिए, क्या होगा पंखा का बहुवचन। तो 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंखे। ठीक है, पंखा का बहुवचन पंखे। और यही आप देखिए यहाँ पे लगेगा आपको, ये भी सेम लगेगा, ये भी सेम लगेगा, और इसी में आप कन्फ्यूजन में आ जाइएगा। इसलिए चीज़ों को अच्छे से ध्यान में देते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट, कोई गाना गा रहा है। ये एक सेंटेंस दे दिया है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें सर्वनाम को पहचानिए। किस, ये जो वाक्य दिया हुआ है ये किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखिए, सर्वनाम का 6 भेद होता है। पहला बात ये आपको जानना पड़ेगा। अब सेंटेंस को पढ़िए कि कोई गाना गा रहा है। तो कोई शब्द से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि राम गाना गा रहा है, कि रोहन गाना गा रहा है? नहीं पता चल रहा है। कोई पार्टिकुलर आदमी का तो पता नहीं चल रहा है। तो मतलब यहाँ पे अनिश्चितता का पता चल रहा है कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कोई गाना गा रहा है ना, तो अनिश्चितता का पता चल रहा है। तो जहाँ पे अनिश्चितता का पता चलेगा वहाँ पे होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण पूछा जा रहा है, कौन सा में, प्रतिदिन। इसमें क्रिया विशेषण का भेद पूछा जा रहा है। तो क्रिया विशेषण का 4 भेद होता है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। प्रतिदिन में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालवाचक। प्रतिदिन, प्रतिदिन से हम लोग को क्या पता चल रहा है, काल का ही पता चल रहा है, समय का पता चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, अकर्मक क्रिया, ठीक है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं होता है। जैसे रोना हो गया, इसे सेंटेंस आप बना सकते हैं कि सीता रो रही है। जैसे आप इसे बनाइएगा बोना, ठीक है। तो हम लोग धान बोते हैं, तो धान बोते हैं, यहाँ पे कर्म हो जाएगा, है ना। तो फिर ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। काटना से आप सेंटेंस बनाइए, तो मैं फल काटता हूँ, है ना, तो यहाँ पे भी सकर्मक हो जाएगा। धोना हो गया, मैं कपड़े धोता हूँ, ठीक है, तो ये भी सकर्मक में आ जाएगा। लेकिन रोना आपका ये हमेशा अकर्मक ही रहेगा।
तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, राम सीता से सुंदर है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक का आपको भेद पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कारक हम लोग जानते हैं 8 भेद होता है। अब ये 4 ऑप्शन है, उसमें से आप सेंटेंस को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कारक होगा। तो यहाँ पे होगा आपका अपादान कारक। 7 का करेक्ट आंसर होगा बी, अपादान कारक। क्यों होगा, रीजन सुनिए, ठीक है। अपादान में हम लोग क्या जानते हैं कि एक दूसरे से अलग होना, जैसे कि जहाँ पे अलग होने का बोध होता है वहाँ पे हम लोग अपादान जानते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे तुलना का बोध होता है ना, तुलना का, तो यहाँ पे तो तुलना का बोध हो रहा है कि राम सीता से सुंदर है, तो तुलना का बोध हो रहा है। तो जहाँ पे तुलना का बोध होगा वहाँ पे अपादान कारक होता है। ये नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में हर हाल में पूछेगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करके एकदम अपना बता दीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है। तो तुलना जहाँ पे होगा वहाँ पे अपादान कारक। नेक्स्ट, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रस्तुत काल पहचानिए। काल का भेद पूछा जा रहा है। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें से सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सामान्य भूतकाल, ठीक है, सामान्य भूतकाल होगा यहाँ पे। सॉरी भूत नहीं होगा, कैसे भूत होगा, गलती हो गया, यहाँ पे वर्तमान काल होगा ना, सॉरी 1 मिनट, सामान्य वर्तमान काल होगा ये, वो गलती से वहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा सामान्य वर्तमान काल होगा। निम्न में भाववाच्य है। भाववाच्य, वाच्य से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका हर एग्जाम में ना आपसे भेद पूछ लिया जाता है, हर एग्जाम में, कि वाच्य का कितना भेद होता है। तो बताइएगा 3 भेद होता है, जो हर वीडियो में आपको बताते आ रहा हूँ। अब इसमें पूछा जा रहा है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है ना कि आपको विवशता का पता चलता है, कि मतलब कोई काम को नहीं कर पाने का विवशता का बोध होता है भाववाच्य में जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी को आप पढ़िए, तो यहाँ पे देखिए मोहन से बैठा नहीं जाता, ठीक है। मोहन का विवशता का पता चल रहा है कि वो बैठ नहीं पाता, उसे बैठा नहीं जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे विवशता का पता चलता है ना वहाँ पे भाववाच्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? अव्यय पूछा जा रहा है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। अव्यय का याद रखिएगा 4 भेद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 10th का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 10th का करेक्ट आंसर होगा आपका कारणवाचक अव्यय, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्योंकि ये कारण पता चल रहा है ना कि वह लाचार है, इसलिए नहीं वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो यहाँ पे कारण का ही पता चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहरा शब्द का तत्सम रूप पूछा जा रहा है, तो 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, तत्सम रूप काष्ठगृह होगा, काष्ठगृह। कटहरा का तत्सम रूप काष्ठगृह होगा। नेक्स्ट आपका है मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका ये शब्द है, इसका आपको तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मक्खी का तत्सम रूप जो है वह मक्षिका है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची, अग्नि का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, तो अग्नि का पर्यायवाची 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 13 का करेक्ट आंसर होगा बी, पावक। एकदम देखिएगा आप, तो इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एकदम, ठीक है। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा ये सेट को तैयार किया गया, इसलिए ज़रूरी है हर चीज़ में फोकस करना। 14 क्वेश्चन है असीम का विलोम। असीम ये शब्द है, इसका विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा ससीम, असीम का विलोम होगा ससीम। चोर का विपरीतार्थक शब्द है,
चोर का विपरीतार्थक बोला जा रहा है। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, साह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा साह। चोर का विपरीतार्थक शब्द होगा साह। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऊर्जा का आपको समानार्थी शब्द चुनना है। तो ऊर्जा का समानार्थी क्या होगा? शक्ति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, 16 का ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अनेकार्थक शब्द कौन सा है? तो 17 का करेक्ट आंसर होगा डी, अर्थ। ठीक है, अर्थ। तो और इसका अनेकार्थी शब्द जैसे क्या क्या हो जाएगा? तो धन हो गया, मतलब हो गया, आशय हो गया। तो ये सब भी इसका अनेकार्थक है। जिसके आने की तिथि ना हो के लिए एक शब्द है। जिसके आने का तिथि ना हो उसको क्या बोला जाता है? तो 18 का करेक्ट आंसर होगा अतिथि। उसी को ना बोलते हैं जिसका आने का कोई तिथि ना हो। 18 का एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना का अर्थ है। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, इसका अर्थ क्या होता है? तो 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त मंत्रणा होना। ठीक है, गुप्त मंत्रणा होना। चलिए नेक्स्ट, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर कहना। नमक मिर्च मुहावरा, नमक मिर्च लगाना ये मुहावरा है, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ही में इसका अंतर बता दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नमक मिर्च लगाना मतलब हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहना, है ना। नेक्स्ट है, भूडोल का अर्थ है। भूडोल का अर्थ क्या है? तो 21 का करेक्ट आंसर होगा डी, जलजला। भूडोल का अर्थ होता है जलजला या भूकंप, ये सभी इसका अर्थ है। नेक्स्ट, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? सम उपसर्ग, जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से सम उपसर्ग किस में है? तो उपसर्ग हम लोग जानते हैं किसी मूल शब्द से पहले जुड़ता है। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, संस्कार, क्योंकि ये इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा। इक प्रत्यय, वर्ण में इक प्रत्यय शब्द लगाइएगा तो कौन सा नया शब्द बनेगा? प्रत्यय किसी मूल शब्द के अंत में जुटता है, तो यहाँ पे वर्ण में आपको इक लगाने बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा, सॉरी, हाँ, ए होगा, वर्णिक। ठीक है, वर्णिक होगा। ट्वेंटी 24 है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव का आपको सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? महोत्सव का ऑप्शन नंबर ए, महा प्लस उत्सव। ठीक है, महा प्लस उत्सव। और यहाँ पे कौन सा संधि है ये भी जानना आपको जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए आ प्लस उ हो रहा है और ये बन रहा है क्या? आ प्लस उ जुट करके ओ बन रहा है। ठीक है, और ये जहाँ पे आता है वहाँ पे आता है आपका गुण स्वर संधि, याद रखिएगा, गुण स्वर संधि, क्योंकि ये पूछा जाता है ये सब। नेक्स्ट आपका है, राजपुत्र में समास है। राजपुत्र ये शब्द है, इसमें कौन सा समास है? तो इसका सामासिक विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र, देखिए जैसे यहाँ पे सामासिक विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। ठीक है, अब ये जो विसर्ग है ये किस में आता है? संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक में आता है। तो और संबंध तत्पुरुष एक होता है, तत्पुरुष का 6 भेद होता है, उसमें संबंध तत्पुरुष होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर तत्पुरुष में भी पूछ लेता किस तत्पुरुष का है, तो संबंध कारक तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। नेक्स्ट 26 है आपका, किस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग हुआ है? संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में प्रयोग हुआ है?
तो 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शायद मेरी लॉटरी लग जाए। ठीक है, देखिए संभावना व्यक्त किया जा रहा है सेंटेंस से कि शायद मेरी लॉटरी लग जाए, संभावना ही व्यक्त किया जा रहा है ना। नेक्स्ट है आपका 27, गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव, तो इसका सामासिक विग्रह होता है गुरु रूपी देव, गुरु रूपी देव या गुरु है जो देव। तो यहाँ पे 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, और कर्मधारय समास का एक खासियत हम बता चुके हैं कि इसमें पहला पद जो होता है विशेषण और दूसरा पद जो होता है वह हमेशा विशेष्य होता है। ये मेरा जो व्याकरण का वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिएगा, और समास का वीडियो मेरा एक बहुत ही अच्छा वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, हिंदी व्याकरण वाला। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करते जाइए। नेक्स्ट है सलमा घर जाती है, वाक्य है। सलमा घर जाती है, इसमें आपको वाक्य का भेद पूछा जा रहा है, तो कौन सा वाक्य होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सरल वाक्य है ना। निषेधात्मक वाक्य में क्या होता है कि इसमें नेगेटिव का पता चलता है। ठीक है, आज्ञावार्थक वाक्य में आपको आज्ञा देने का पता होगा, इच्छावार्थक वाक्य में इच्छा का बोध होगा, जबकि सलमा घर जाती है एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, इसलिए ये सरल वाक्य होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका 29, जो मिठाइयाँ पसंद हों आप खा लो, शुद्ध वाक्य है। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो मिठाइयाँ पसंद हों उन्हें आप खाइए, ये होगा 29 का डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी, देखिए इस तरह से आपको हर हाल में प्रश्न पूछा जाएगा, शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा 30 का? 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिकता। ठीक है, ना तो डी होगा, ना सी होगा, ना ए होगा। और शुद्ध वर्तनी से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% लिख के ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका 31, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा 31 का? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानवीकरण। मानवीकरण। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ये शब्द दिया हुआ है, इसमें संधि विच्छेद किया हुआ है, आप बताइए कि इसमें कौन सा संधि है? तो ये विसर्ग संधि है, आप देख पा रहे हैं ये विसर्ग वाला जो ये है ना, विसर्ग का चिन्ह। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो विसर्ग होता है उसका उच्चारण किस वर्ण के रूप में होता है? तो ह के रूप में होता है, ये याद रखिएगा, इससे हर हाल में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका तुलसी कृत में कौन सा समास है? देखिए तुलसी कृत में कौन सा समास है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा तुलसी कृत का? कि तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष ये समास होगा। नेक्स्ट है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शशि। ठीक है, और सूरज का रवि होता है, रवि शशि हम लोग पढ़ते हैं ना, ये याद कीजिएगा, ये पूछ लेगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है शशि। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36, कुंजर का अर्थ होता है, कुंजर, तो कुंजर का अर्थ क्या होता है? 36 का बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, हाथी। कुंजर का अर्थ हाथी होता है। नेक्स्ट है कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द चुने। कृपण,
इसका आपको उल्टा शब्द चुनना है, विलोम शब्द चुनना है। तो कृपण का अर्थ होता है, ठीक है, मतलब इसका विलोम शब्द क्या होगा 37 का, तो बी होगा, दानी, दानी, ठीक है। नेक्स्ट है बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ये ऐसा दिया हुआ रहेगा आपको, एक मतलब सेंटेंस दे देगा और पूछेगा इसके लिए एक शब्द आप बताइए। तो बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय को क्या बोलेंगे, तो 38 का आप सी बोलेंगे, आतंक बोलेंगे। कोई बलवान है, उसका अन्याय से जो आपके अंदर भय है उसको आतंक ही ना बोलेंगे, बोलते हैं आतंक है हमारा, है ना। 39 अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए इस बात में फोकस करना बहुत ज़रूरी है, यही चीज़ आपको गलती करवा देगा अगर फोकस नहीं कीजिएगा तो, क्योंकि एक्सपीरियंस है बहुत सारे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। तो ये जो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये मिस्टेक हो ही जाता है। जो नहीं वाला चीज़ होता है ना, या असत्य वाला, उसमें फोकस नहीं करने से हर हाल में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ज़रूर से ज़रूर फोकस कीजिएगा। तो अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, तो 39 का करेक्ट आंसर होगा सी, पृथ्वी। इसका एक अनेकार्थी शब्द ये नहीं है, पृथ्वी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ है। ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा, तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साफ इनकार कर देना। साफ इनकार कर देना इस मुहावरे का अर्थ है, 40 का सी, ठीक है। तो ये हम लोग हिंदी का पेपर टू में हिंदी का हम लोग 40 क्वेश्चन देखे। बाकी 10 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, तो पैसे से रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पे हम लोग कब नहीं कवर करेंगे, वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन हम लोग देखें। अब हम लोग जीके जीएस देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, ताकि आपका लाइक और कमेंट हो गया और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिल सके, ठीक है, ताकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहूँ। और आप लोग अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए तो आप लोग देख पा रहे हो कि मैं रेगुलर हर दिन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोग के लिए। शुरुआत करते हैं 51। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की सीमा किस देश से स्पर्श करती है। इन जो राज्यों, ये जो राज्य दिए हुए हैं, इनका सीमा जो है किस देश के साथ स्पर्श में है। तो 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, नेपाल, नेपाल, ठीक है। तो आप ऐसे मैप आप एक बार झारखंड का भी मैप आपको देखना जरूरी है, और इंडिया का भी मैप एक बार बहुत ही अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। और इंडिया मैप में भी खास करके जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, वो देख लीजिएगा जरूर से ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पूछा जा रहा है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। आपको देश और राजधानी दिया हुआ है, तो आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, प्रागवे का जो राजधानी है ना, प्रागवे का राजधानी असन सियान है। हंगरी का बुडापेस्ट है, नॉर्वे का ओस्लो है, और ग्रीन का नूक है। तो मतलब सभी सुमेलित हैं, ठीक है, सभी सुमेलित है। अब ये चारों जो देश हैं, सभी की राजधानी आप जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, है ना। और इससे पहले जो दो वीडियो हुआ है उसमें भी मैं आपको ये बताया हूँ। जो क्या बोलते हैं, देश का राजधानी हर हाल में आपसे पूछा जाएगा। 53 है, निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध जय लक्ष्मी कप से है। जय लक्ष्मी कप, देखिए स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है, यही सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो 53 का करेक्ट आंसर होगा बी, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस, जय लक्ष्मी कप का संबंध टेबल टेनिस से है। 54 संविधान में मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह है, इस शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में सिर्फ एक बार हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस शब्द का प्रयोग कौन से अनुच्छेद में हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352, ठीक है, अनुच्छेद 352। और अनुच्छेद 352 के तहत ही राष्ट्रपति के द्वारा पूरे देश में आपातकाल लागू किया जाता है, ठीक है। 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस लोकसभा चुनाव के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया? किस लोकसभा चुनाव के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया? तो 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1989। 1989 में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया। नेक्स्ट है आपका, भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत VVI कर लीजिएगा। भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी ये पूछा जा रहा है। 56 का करेक्ट आंसर होगा सी BS रमादेवी। ठीक है, BS रमादेवी भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है इसका कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन है निर्वाचन आयोग का? ठीक, निर्वाचन आयोग का कौन से अनुच्छेद में वर्णन है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 57 मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन सा है? तो भारतीय मृदा में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? ऑप्शन नंबर डी होगा, जस्ता का सबसे कमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में आपको जलप्रपात दिया हुआ है, सूची 2 में आपको अवस्थिति दिया हुआ है। ठीक है, पूरे इंडिया का, ये स्टैटिक जीके है, 100% पूछा जाएगा इस तरह से प्रश्न। पूरे इंडिया का जितना भी जलप्रपात है उसका एक वीडियो मेरा बनाया हुआ है, आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, उससे प्रश्न हर हाल में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए कूचिकल जलप्रपात कहाँ है? तो कूचिकल जलप्रपात जो है ना ये कर्नाटक में है। अगर यहाँ पे देखिए जलप्रपात दिया हुआ है, यहाँ पे किस राज्य में है वो दिया हुआ है, तो हो सकता है आगे चल करके यहाँ पे कर देगा किस नदी पर है, नदी पूछ लेगा, है ना। तो कर्नाटक में ये वराही नदी पर है, याद रखिएगा। बरही पानी जलप्रपात जो है ये उड़ीसा में है, बरही पानी जलप्रपात उड़ीसा में है, और ये बुध बलंग नदी पर है, बुध बलंग नदी पर है। नोहकालिकाई जलप्रपात यह मेघालय में ही है। ठीक है, और केवटी जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश में है और महाना नदी पर है, याद रखिएगा, महाना नदी पर केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश, महाना नदी, सुमेलित था सभी वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं? ये 3 किस्में दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्शन में से किसका ये प्रकार है या किस्म है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा कॉफ़ी, और भारत में सबसे अधिक उत्पादन अरेबिका का होता है, उच्च क्वालिटी का ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ है? किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ है? तो 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 60 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो लागू किया गया था तो उसी के विरोध में चल रहा था, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो 13 अप्रैल 1919, ये सिंपली आपसे पूछ लेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यही सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि 10th लेवल का एग्ज़ाम है, ज़्यादा डीप में पढ़ने का जरूरत भी नहीं है आप लोग को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को फिर से सम्मिलित करने के लिए बोला जा रहा है। एक तरफ है संगठन और एक तरफ है आपका संस्थापक। ठीक है, देखिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी, तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी इसका स्थापना किसने किया था? तो ये होगा आपका द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा इसका गठन किया गया था। अब ये कब गठित हुआ था लैंड होल्डर्स सोसाइटी? तो ये आपका गठन हुआ था 1938 में। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है यह विलियम एडम्स के द्वारा स्थापित किया गया था। और कब किया गया था ये? तो ये किया गया था 1851 में। इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी किसके द्वारा किया गया था? आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1872 में किया गया था। इंडियन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है,
इंडियन एसोसिएशन, जिसको भारत संघ भी बोला जाता है, ये एस.एन. बनर्जी के द्वारा किया गया था 1876 में। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन एसोसिएशन ये बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसका संस्थापक कौन था और इसका गठन कब किया गया था। तो याद रखिएगा, आपको इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन ये दोनों को एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है ये सब। नेक्स्ट है आपका, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? बाबरी मस्जिद को कौन बनवाया था? बाबर बनवाया था, ठीक है। लेकिन बहुत कोई सिर्फ जानते हैं कि बाबर बनवाया था, लेकिन कभी मतलब बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कब बनाया था, ठीक है। तो 1527 याद कर लीजिएगा। बाबर का कार्यकाल आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, कब आया था या किसके शासनकाल में आया था? तो 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था 1443 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? रानी अभिलेख अशोक के जो भी स्तंभ लेख हैं उनमें से किसको बोला जाता है? रानी अभिलेख। तो 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तीसरा लघु स्तंभ लेख, इसको रानी अभिलेख भी बोला जाता है। नेक्स्ट, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो 65 का करेक्ट आंसर होगा डी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ा देता है? आरबीसी का उत्पादन अस्थि मज्जा से होता है, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन जो है वह अस्थि मज्जा में आरबीसी के उत्पादन को बढ़ाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एरिथ्रोपोइटीन ये एक हार्मोन है जो अस्थि मज्जा से आरबीसी के उत्पादन को बढ़ाता है। 67 है, E300 का सामान्य नाम बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। E300 को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका है, इनमें से कौन सा यौन संचरित रोग विषाणु जनित होता है? यौन संचरित रोग है और यह विषाणु जनित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मस्सा। जो स्किन में मस्सा निकलता है ना, ब्लैक, तो ये यौन संचरित रोग है, विषाणु जनित होता है। यहाँ पे देखिए, जो रोग वाला जो चैप्टर है ना साइंस का, बायोलॉजी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट बताते जा रहे हैं आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस। तो ये जीवाणु जनित रोग है और इसका जीवाणु कौन सा है? तो ट्रिपिनोमा पैलिडियम जीवाणु के द्वारा होता है। तपेदिक, जिसको यक्षमा भी बोला जाता है, टीबी भी बोला जाता है, तो ये भी जीवाणु से होता है। कौन सा? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। सुजौक जो देख रहे हैं ये भी जीवाणु जनित रोग है और ये होता है निसेरिया गानोरिया जीवाणु से। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? मतलब बीज तो होगा, ठीक है, जैसे बीज होगा लेकिन उसके ऊपर कोई बाहरी खोल नहीं होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ऐसा कौन सा पौधा होता है? तो 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, देवदार में, ठीक है। 70 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? देखिए ये नहीं है पूछा जा रहा है, किसमें कौन सा जो फल है वह बहुबीजी नहीं है, जिसमें बहुत सारा बीज नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, लीची, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? संवेग जो होता है वह होता है द्रव्यमान इंटू वेग इज इक्वल टू होता है संवेग, मास इंटू वेलोसिटी, है ना, हम लोग जानते हैं। तो देखिए किस में है, द्रव्यमान इंटू वेग, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब
अगर समय का मतलब ये फॉर्मूला पूछ लिया तो आगे हो सकता है हिसाब पूछ लेगा एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का केजी, इसका केजी हो गया, वेग का क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड हो गया। 72 है आपका, किसको मापने के लिए स्टैलग्मोमीटर का उपयोग होता है, स्टैलग्मोमीटर। तो 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है, अवतल दर्पण और ये नहीं होता है पूछा जा रहा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा पश्चदर्शी दर्पण, क्योंकि ये उत्तल दर्पण यहाँ प्रयोग होता है। बाकी सर्च लाइट, सौर भट्ठी हो गया और गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उन सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर आप लोग जरूर से ज़रूर कीजिए। आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है आप लोग का सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इस बात का आप लोग भी कदर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है या फिर आप लोग और किस तरह का वीडियो चाहते हैं। अब बहुत जल्द मैथ का भी क्लास शुरू किया जाएगा, ठीक है। 74 है, कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में होता है, अपर रूप। कार्बन के किस अपर रूप का प्रयोग शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अपर रूप है जिसका प्रयोग शुष्क स्नेहक के रूप में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75 है, खाली स्थान आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो 75 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिलेटिन, ठीक है। आइसक्रीम में जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम लोग देखें, हिंदी भी देखें और साथ में हम लोग जीके जीएस भी देखें और हूबहू आपको यही सारा प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।